चौथा पॉइंट है कि जैसे जेएसएम को लीड कर रहे हैं डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी। उनका पैन कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड भी है, ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे उपलब्ध हैं, ग्रुप में उपलब्ध हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी। तो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी जिस गाड़ी में घूम रहे हैं, क्या उस गाड़ी पे भी लोन है? यदि लोन है तो क्या वो किस्तें चुका रहे हैं? और यदि कुछ किस्तें चुका रहे हैं तो फिर वो स्वयं का आवेदन क्यों नहीं लगा रहे? उस गाड़ी का आवेदन लगाना चाहिए। या जब उनके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, एसबीआई कार्ड है, एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है, तो वो स्वयं का आवेदन लगा के या लोन लेकर के इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं, लीड कर सकते हैं। स्वयं का आवेदन उनको लगाना चाहिए था, परंतु उन्होंने अभी ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं दिखाई, ना बताई। तो यदि वो स्वयं का आवेदन लगा के इस प्रक्रिया में, कर्ज मुक्ति की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत अच्छा इसमें प्रैक्टिकल रूप से लोगों को जानकारी मिलेगी। पाँचवा जो पॉइंट है इसमें, वो ये है कि अभी जनता सरकार मोर्चा, जेएसएम के किसी भी साथी ने खुले मंच से, खुले तौर पे मीडिया के सामने ये घोषित नहीं किया है कि भई उसको राहत मिल गई। उसका लोन चुकता हो गया, उसको स्टे मिल गई, उसको डिस्काउंट मिल गया, उसकी प्रॉपर्टी बच गई। तो यदि कोई साथी हो जो जेएसएम से जुड़ा हो और उसको ऐसा बेनिफिट हुआ हो, तो सोशल मीडिया पे आके ऐसे लाइव आकर के चर्चा करे और उसको किस तरह से बेनिफिट मिला है, ये बहुत शानदार काम करेगी ये चीज़। 9वां पॉइंट, अभी तक ना तो कोई पीआईएल जेएसएम की तरफ से लगाई गई है और ना ही जो कानून है, जो जिसकी वजह से बहुमूल्य संपत्ति को जब्त किया जा रहा है, जैसे सरफेसी एक्ट है, उसको चैलेंज किया जा रहा है हाई कोर्ट में। तो ये काफ़ी समय हो चुका है, 19 नवंबर की रैली के बाद ये हो जाना चाहिए था, परंतु अभी तक पूरे देश में जेएसएम ने ना तो कोई पीआईएल लगाई, पर्सनल इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी जनहित याचिका जो हाई कोर्ट में लगाने की घोषणा की गई थी, और ना ही सरफेसी एक्ट को चैलेंज किया गया कि जनता सरकार मोर्चा या जेएसएम के संस्थापक सदस्य रहे हैं एडवोकेट साहिल गोयल, जो दिल्ली से हैं। उन्होंने दिसंबर में कर्ज मुक्ति अभियान से रिजाइन कर दिया कि मैं जेएसएम के कर्ज मुक्ति अभियान से रिजाइन करता हूं। इसके पीछे क्या वजह रही? क्या वो कर्ज मुक्ति को सही नहीं मान रहे, ऑथेंटिकेटेड नहीं है? तो ये भी एक पॉइंट बनता जिससे बहुत सारे लोगों में संशय पैदा होता। तो यदि एडवोकेट साहिल गोयल हैं, वो अगर इस मंच पे आके बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा, और जो कर्ज मुक्ति में जो लोग फंसे हुए हैं, लटके हुए हैं, भटके हुए हैं, उनको रास्ता मिल जाएगा एक एक डिसीजन लेने का। क्योंकि जो कर्ज मुक्ति की किताब है, जो 1100 रुपए में ऑनलाइन सेल की जा रही है, उसकी बजाय जिन लोगों का आवेदन लग चुका है, कम से कम उनको वो जो बुक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि नेशनल लेवल पे एक लीगल टीम बननी बहुत ज़रूरी है। अगर लीगल टीम बन जाती है, तो वो बहुत अच्छी मदद करती है कर्ज मुक्ति में। जो लोग फँसे हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी बहुत बड़ी मदद होती है लीगल तरीके से। हमारे यहाँ जनता सरकार मोर्चा से कई लोग आए अभी तक और उनसे इस प्रकार के सब सवाल पूछे गए। तो हमारे यहाँ जनता सरकार मोर्चा से कई लोग आए थे जो उनके ऑफिशियल तो नहीं थे, क्योंकि ऑफिशियल तो उन्होंने आने से मना कर दिया। और बलारा जी को भी मैंने
एक बार तो वो मुझे मिले थे यहाँ यमुनानगर में एक मीटिंग में, तो मैंने उनको पर्सनली इनवाइट किया अच्छा था जी। और उन्होंने हाँ भी किया था। उसके बाद भी वो नहीं आए और ऑडियो बना के कई बार उन्होंने भेजा मेरे व्हाट्सएप पे कि भाई आप हमें इनवाइट ना करें, आप जैसे कर रहे हैं करते रहें, हमें जैसे कर रहे हैं हमें करने दें। हमने बोला हमारा तो काम ही ये है कि आप जो कर रहे हैं वो सब तक पहुंचे, तो हमारा तो काम ही है, तो हमसे कैसे बचोगे आप। तो फिर जी। उन्होंने कई बार गाली गलौज भी किया, धमकाया भी हमारे लोगों को। लेकिन जो भी वो ऑडियो भेजते हम लोग उसको यूट्यूब पे डाल देते। देखिए, अब अवेयरनेस डर का, अब जानकारी का यही जी अच्छा जी तरीका है। हाँ, ये अच्छा तरीका है। अब डर के मारे वो हमें ऑडियो भी नहीं भेजते, चुपचाप पड़े रहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास है ऑडियो, ऑडियो की कमी नहीं है हमारे हाँ पास। जी जी जी। तो आपके बारे में पता चला और संदीप जी ने बताया मुझे, तो भाई मैं कहा इस तरह की सारी चीजें पहुंचनी चाहिए ताकि जो लोग वहां पे फंसे होंगे या किस आशा में जा रहे होंगे और फिर बाद में उनको निराशा होती है, तो जी, और भी बड़ी समस्या होती है। ये ये सही बात है। और उनके जो समर्थक के रूप में कई दूसरे लोग आए, तो उनसे हम लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे इसी तरह के। तो वो 1700 की का कोई नियम बताते हैं। अरे मैं कहा इस देश में तो भाई अब संविधान 1950 में लागू हुआ, तो संविधान में जो बात नहीं लिखी होगी वो तो खत्म है ना। पीछे चाहे कुछ भी रहा होगा, कोई भी रुपए का नियम रहा होगा, स्टैंडर्ड रहा होगा, कुछ भी, फिर ये लोग लोगों को कई बार गलत बातें बताते हैं। कहते हैं कि स्टैंडर्ड कैसे चेंज हो सकता है। अरे स्टैंडर्ड तो भाई हर चीज के चेंज होते रहते हैं। बोलते समय से तो सेकंड घंटे मिनट में ही होता है। मैं कहना पहले तो पल में हुआ करता था, पल पहर। अब आजकल पल पहर नहीं होता, अब आजकल घंटा मिनट सेकंड होता जी। है। हाँ, पहले मील्स होता था, अब आजकल किलोमीटर होता है। हाँ, हाँ। तो पहले जो है गज हुआ करता था, आजकल मीटर चलता है। तो मैं कहा ये सब चीजें ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य ने कोई स्टैंडर्ड तय किया हो और वो बदला ना हो। ये सब बदलते रहते हैं। जब उस समय लोगों को लगता है कि ये ज्यादा बेहतर है, तो उस तरह के नए नए स्टैंडर्ड आते रहते हैं। जैसे पहले वेस्टर्न जगत में देखें तो 10 महीने हुआ करते थे, उसके बाद 12 महीने होने लगे, हुँ, है ना। उस ठीक समय बात है। दिसंबर का मतलब 10वां महीना होता था, पर अभी दिसंबर मतलब 12वां महीना होता है। नवंबर माने 9वां महीना और दिसंबर माने 10वां महीना हुआ करता था। 10वां महीना। हाँ, लेकिन जब और ज्यादा खोज हुई और ज्यादा समझ में आया, तो पता चला कि 364 प्लस कुछ टाइम होता है, उसको और ज्यादा सटीक से करने से तो हमें 12 महीने बनाने पड़ेंगे, नहीं तो जो कैलकुलेशन है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होगी। तो 10 की जगह 12 महीने हो गए, है ना। हुँ, ऐसे कैलेंडर में भी है, एक सौर कैलेंडर है, एक चंद्र कैलेंडर है। तो मैं कही ये हुँ, भैया स्टैंडर्ड है, ये सब बदलते रहते हैं। जितनी ज्यादा सटीक जानकारी आती रहती है, उतनी ज्यादा सटीक ये चीजें होती रहती हैं। पहले प्रकाश वर्ष होता ही नहीं था, अब आजकल प्रकाश वर्ष भी होता है बहुत लंबी दूरी नापने के लिए अंतरिक्ष में। तो जब जब हम लोगों ने बताते हैं तो उन लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान में आता है कि बात तो सही है। तो मैं कहा कोई किसी शेरशाह सूरी ने कोई रुपए का स्टैंडर्ड बना दिया, तो उसको मानने के लिए दूसरे राजा अथवा उसके बाद जो राज्य से संविधान आए कोई बाध्य थोड़ी ना है कि भाई साहब शेरशाह सूरी ने कोई चीज उसने अपने हिसाब से बनाई तो उसको माना जाए, है ना। और शेरशाह सूरी के तो बहुत सारे नियम होंगे। कोई नियम उसका एक आध अच्छा भी होगा, तो हो सकता है वो कंटिन्यू भी हो रखा हो, वो उसको लोग मान भी रहे हो। तो बेसिकली क्या है, जो कानूनी व्यवस्था है, लिखित जी। रूप में जो कानून बनाए गए हैं, हम्म उनमें बदलाव करने की कोई प्रक्रिया यदि ऐसी हो, हम्म तो वो बहुत शानदार कारगर साबित हो सकती है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और कोई भी व्यवस्था, जैसे आजकल ये कोर्ट में अब जाने की बात करते हैं, मैंने इनको बोला भी, मैं कहा कोई एक आध केस तो दिखाओ, कोई कोर्ट में चल रहा हो आपका केस, उसका तो कुछ दिखाओ। तो वो कोई है नहीं, क्योंकि कोर्ट में किस बेसिस पे जो है वो करेंगे। 1700 के कानून के मुताबिक कोर्ट क्यों लेने लगा कोई भी पिटीशन आपकी। हुँ, भाई कोर्ट तो जो है वो 1950 से के जो बाद का संविधान है, और उसमें भी और जो अब अमेंडमेंट हो गए हैं 100 से भी ज्यादा, उस आधार पे कोई किसी केस को एंटरटेन करेगा। हुँ, हुँ।
दूसरा मैंने उनको बोला कि देखो गोल्ड जो है, गोल्ड तो खुद ही एक मेटल है और गोल्ड केवल सिक्के में इस्तेमाल नहीं होता, वो और दूसरी चीजों में भी इस्तेमाल होता है, तो उसके अपने रेट भी अप डाउन करते हैं। अब अगर उसकी मांग बढ़ गई और उसका प्राइस ज्यादा चला गया गोल्ड का, और सिक्के की वैल्यू तो बढ़ेगी नहीं, उसमें तो जो लिखा हुआ है वो उतनी रहती है। उसके बाद क्या करते हैं कि लोग उसको गला गला के सोना बना के बेचते हैं फिर, है ना, ज्यादा वैल्यू में, क्योंकि सोना ज्यादा वैल्यू का हो गया, सिक्का कम वैल्यू का रह गया। तो उनको बताया, मैं कहा उस वाली थ्योरी में बहुत प्रॉब्लम्स थी, इसीलिए उसको हटा के और फिर जो 1970 में और 1970 के पहले भी एक नया स्टैंडर्ड आया, और वो ये आया कि आपकी देश की आर्थिक साइज कितना है उस आधार पर आप अपनी मुद्रा जारी कर सकते हैं, रिजर्व के आधार पर जारी करने की जरूरत नहीं है। तो पर वही है कि अब वो, ये लोग गांव में ज्यादा इन चीजों के अपने क्लासेस लगाते वगैरह हैं, और गांव में बहुत सारे लोगों को बहुत चीजें मालूम नहीं है, तो वो बेचारे इनके ठगे में आ जाते हैं और इनके साथ जुड़ते रहते हैं और ये सब करते रहते हैं। तो आपने बहुत सारी चीजें इनकी उसमें रखी, और इससे भी ये बात सामने आती है कि इन लोगों के पास कोई ऐसा बेसिक ग्राउंड है नहीं संवैधानिक रूप से कि जिस पर ये ऐसा करें। बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये थोड़े बहुत और फेमस हुए तो कहीं इनके खिलाफ लोगों को बरगलाने का जो एक 420 टाइप का एक कानून है वो ना इनके ऊपर लग जाए और ये खुद ना जेल में चले जाए। एक्चुअली क्या संभव है, है। जो जेएसएम का टोल फ्री नंबर है हम्म। 9518 वाला, और जी। लास्ट में ट्रिपल जीरो वाला, हम्म। वो किसी देवदत्त के नाम रजिस्टर्ड है। जी। वो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी के नाम रजिस्टर्ड नहीं है, हम्म। ना ही ये अपने अकाउंट में कोई पैसा लेते हैं। जी। जो सहयोग राशि है वो अलग अकाउंट है, हाँ हाँ। जैसा कि मैंने बताया, जी जी। जागरूक समाज मंच के नाम से है। हम्म। जनता सरकार मोर्चा रजिस्टर्ड नहीं है। हम्म। हाँ, वो भी है, और ये भी, लेकिन इनके वीडियोस तो हैं यूट्यूब पे भाई, वीडियोस तो सबूत के तौर पे हो जाएंगे ना, क्योंकि उनमें तो ऐसी बातें कर रहे हैं ये। पैसे का तो चलो सहयोग वो कोई वीडियोस का दूसरे खेल, अकाउंट में ले रहे हैं। वैसे तो जी, वीडियोस का खेल और ये सारा जो सिस्टम है, इसको बहुत सारे लोग वैसे तो समझ चुके हैं, फिर भी इस पे हम 2 मिनट के लिए चर्चा कर सकते हैं। देखिए, जो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना जानते हैं, हम्म। वो जानते हैं कि सोशल मीडिया से, यूट्यूब से इनकम कैसे आती जी। है ना? इस पे हम्म। मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो 1000 सब्सक्राइबर होते हैं, और 4000 घंटे की वीडियो देख ली जाए लोगों के माध्यम से, जी। तो 8 लाख या साढ़े 8 लाख कुछ ऐसी राशि आती है, नहीं, उतने पे तो नहीं आती, उतने पे शुरू होता है। शुरू होता है। हाँ, मतलब तो जब 1000 आपके सब्सक्रिप्शन हो गए और 1 साल के अंदर यानी 365 दिन में जी, आपका जो टोटल वीडियो आवर है, जो व्यूइंग आवर है, वो उतना हो जाना चाहिए, 4000 घंटे। जी। तो 4000 घंटे देख लिया, तो उसके बाद से उसमें वो आपका मोनेटाइज हो जाता है, उसके पहले तो वो ऐसे ही चलता है बिना ऐसे मोनेटाइजेशन के। उसके हाँ, बाद तो में फिर आप जितना देखा जाएगा उस हिसाब से आता है। उस हिसाब से आता है। तो सोशल मीडिया के माध्यम से जो लोग इस टूल को यूज़ करना जानते हैं, वो बहुत अच्छा इससे इनकम ले रहे हैं। असली बिल्कुल बात तो बिल्कुल। ये है, देखो। हम्म। उन्होंने एक, देखिए मैं जैसे डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा हुआ हूँ, तो जी। एक इसमें सिस्टम चलता है एमटीएस। हम्म। एम का मतलब होता है मीटिंग, टी का मतलब होता है ट्रेनिंग, और हम्म। एस का मतलब होता है सेमिनार। ओके। तो जो डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा जी हैं, वो सोशल मीडिया को बहुत अच्छा यूज़ करना जानते हैं, हम्म। और क्या डालना है, क्या नहीं डालना, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, इसके हम्म। ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। और उनका सारा सिस्टम यही होता है कि जी। मीटिंग, ट्रेनिंग और सेमिनार के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए, हम्म। और अपने जो व्यूअर्स हैं,
उनके जो घंटे हैं उनको बढ़ाया जाए, जिससे बहुत अच्छी इनकम उनको आ सकती है इससे। और हम और आप क्या कर रहे हैं, आम जनता क्या कर रही है? सोशल मीडिया के लिए काम कर रही है ना? जी, जी, जी। तो ये दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जी, जी। तो वो इस टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं और लोग शायद इसको समझ नहीं पा रहे, इसलिए उसी में लगे रहते हैं। कुछ लोग तो उन्हीं वीडियोज़ को शेयरिंग करने में लगे रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये भी थोड़ा है कि देखो जितने भी सारे बैंक हैं, वो देश के कानून के हिसाब से ही तो चलते हैं क्योंकि सारे रेगुलाइज है गवर्नमेंट के द्वारा। जी, जो आरबीआई है वो भारत सरकार का ही उपक्रम है। अच्छा, ये लोगों को आरबीआई का को भारत सरकार का उपक्रम नहीं बताते। ये कहते हैं कि इस पर इंग्लैंड का कुछ स्वामित्व है जी, जी। और उसके लिए कागज दिखाते हैं 1933-34 का, क्योंकि उस समय तो था ही भाई, उस समय तो इंग्लैंड की सरकार थी तो उन्हीं के उसमें था। और उससे भी पहले ये एक प्राइवेट संस्था थी, किसी ने खोला था, क्योंकि पहले लाला लोग ही करते थे ये सारे काम, पहले सरकारें तो करती नहीं थी ज्यादातर। जी, फिर जो इंग्लैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने स्वामित्व में लिया और जब वो यहाँ से चले गए और भारत का संविधान लागू हुआ तो ये भारत के स्वामित्व में आ गया। वो सब लिखा हुआ है। आरबीआई की आप वेबसाइट पे जाएंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है वहाँ, जब से बना, किसके कब्जे में था, फिर किसने क्या किया, फिर अभी कहाँ है, क्या है उसकी प्रक्रिया, क्या है, सब लिखा हुआ है। और उसके बावजूद भी ये लोग इस तरह की बातें बताते रहते हैं। और जब कोई सवाल पूछता है इनसे तो कहते हैं कि ये बातें तो बस लिखने की हैं, वास्तव में तो ये इंग्लैंड वालों का है। अब भाई लिखने की है तो वास्तव में मतलब वो वास्तव में उनका है, इसके लिए भी तो कोई दस्तावेज चाहिए ना। नहीं तो वास्तव में उनका है ये कैसे पता चलेगा? मैंने उनको सजेस्ट किया था, मैं ये जो रोहतक में जो सुरेश अखाड़ा है, वहाँ पे मैं गया था। हम्म। मैं और भी साथी थे फरीदाबाद के, तो मैंने हम्म। सजेस्ट किया था कि सबसे अच्छा जो तरीका है जी। समस्याओं के समाधान पे काम करने का, वो हम्म। ये है कि किसी भी गाँव से अगर प्रैक्टिकल हम्म। तरीके से जी। व्यवस्था परिवर्तन पे जो भी ड्राफ्ट है, जो भी प्लानिंग है, जो भी तैयारी है, उसको अप्लाई हम्म। किया जाए। यदि यस। हमने उस गाँव में ये व्यवस्था परिवर्तन कर दिया, जी। कुछ परसेंटेज तक भी कर दिया, तो ये हम्म। बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाएगा और लोग देखा-देखी इस पे बहुत अच्छे तरीके से काम करने लगेंगे। हाँ, लेकिन हमने उनसे लिखित में मांगा कि आपका कोई लिखित प्रारूप है कोई व्यवस्था परिवर्तन का, क्योंकि जी। भाई कोई विकल्प दोगे तो वो तो लिखित में होना चाहिए ना। ऐसे वर्बली बात करने से तो कुछ मतलब होता नहीं है हुँ, हुँ। कि आज कुछ कहोगे कल कुछ कहोगे। उसका तो एक लिखित प्रारूप होना चाहिए। जैसे हम लोगों ने एक प्रारूप दे रखा है संपूर्ण समाधान के रूप में, वही जी। लिखित प्रारूप है, पूरा कॉन्सेप्ट है। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने इन लोगों से मांगा तो ये बोलते हैं हम आपको क्यों देंगे। अरे हमें नहीं दोगे तो फिर ये जो आप बदलाव की बात कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो? कह रहे आप कौन? हम इस देश के नागरिक। क्या सबूत है? अरे भाई आधार कार्ड, बैंक, वोटर कार्ड, सब तो है हमारे। वो तो उसी से ही सब तय होता है कि कौन यहाँ का नागरिक है कि नहीं। अरे नहीं, उससे नहीं तय होता है। तो मैं कहा फिर आप किससे तय होता है? तो बता नहीं रहे किससे तय होता है। हुँ। तो तो मैं कहा चलो एक्चुअली वो वो तो छोड़ो। हाँ। पेड सर्विस हो सकती है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी वो, पेड सर्विस होगी या तो। नहीं, हमने हमने बोला आप पहले भेजो तो चलो, वो कहीं लिखित की कोई किताब है तो हम खरीद लेंगे, वैसे ही हाँ, कुछ होगी तो वो दिए नहीं। अभी कल उनका है, लाइव है हमारे यहाँ कल उनका। अब देखो आते हैं कि नहीं। इनके कई लोग कई बार आते भी नहीं है, लाइव रख जाते हैं और फिर जब उनको पता चल नहीं जाता है आते। कि यहाँ पे थोड़े से टफ सवाल पूछे जाते हैं, हुँ, जवाब नहीं होते, तो फिर बहाना बना के जो है चले जाते हैं। तो कल है उनका कोई, और वो कह रहा था कि मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। मैं कहा तो अच्छी बात है, आप आइए। तो उनका हुँ। कल लाइव रखा हुआ है, अब देखो आते हैं कि नहीं आते हैं। तो ये सारी चीजें मतलब इनकी सारी बातें इतनी ज्यादा हवाई हैं कि उनका कोई सिर पैर नहीं है। अब लोग बेचारे यही है कि क्या कर सकते हैं। तो ऐसे सब फंसे फंसे जाते हैं। अब आम आदमी को देखिए, कितनी इन्फॉर्मेशन रहती है। इसमें मैं एक जी। बात जी, इसमें एक बात जोड़ना चाहूँगा, लोगों से भी हम संवाद कर लें इस वीडियो के माध्यम से। जी। जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, हम्म। वो सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट करते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं समस्याओं से, समाधान से नहीं होते हम्म। अट्रैक्ट। या। तो उन्होंने समस्याओं का जो
गुलदस्ता बनाया हुआ है, उस जी। गुलदस्ते से बहुत सारे लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। हुँ, परंतु प्रैक्टिकली उसको किस तरह से करना है, कानून में किस तरह से जी। बदलाव आएगा। हुँ, हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, निकल रहे हैं, परंतु जी, अभी तक किसी भी जी। साथी ने इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को क्या संसद में या विधानसभा में पहुँचा पाए? 3 साल हो चुके हैं इस हुँ, लड़ाई को शुरू किए, इस अभियान जी। को शुरू किए, नहीं पहुँचा पाए। हुँ, क्यों? क्योंकि जो लोगो बनाया हुआ है जेएसएम का, उसमें नेता को हुँ, साँटे से मारा जा रहा है। वो एक हुँ। तरह से घृणा पैदा कर रहा है नेताओं के खिलाफ, राजनेताओं के खिलाफ। जी, जी। तो इस लोगों पे भी विचार करना चाहिए, ऐसा नहीं है भई संसद में या विधानसभा में यही लोग तो आवाज़ उठाएँगे, बिल्कुल। तो उन लोगों को तैयार करना चाहिए, पूरे जी, जी। देश में से स्वयं के साथियों को तैयार करना चाहिए। जी, जी। एक ने सवाल पूछा कि भई गूगल पे चेक करके बताओ कि क्या आरबीआई के कर्मचारी सरकारी होते हैं? ये देखो, मैंने आपको सामने रख दिया है, गूगल पे ही पूछा है कि क्या आरबीआई के कर्मचारी सरकारी हैं? तो उत्तर सुने, हाँ, भारतीय रिज़र्व बैंक के कर्मचारी सरकारी होते हैं। आरबीआई मूल रूप से निजी स्वामित्व का बैंक था। कब? 1934 में। लेकिन 1949 में राष्ट्रीयकरण के बाद से यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। आरबीआई में नौकरी पाने की चाहत लगभग हर युवाओं की होती है। ये इसको आप पूरा देख सकते हैं। आरबीआई में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवारों को कई तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आरबीआई में असिस्टेंट पद के लिए चयनित उम्मीदवारों को सैलरी के साथ-साथ कई तरह के भत्ते भी होते हैं। आरबीआई में असिस्टेंट पद के लिए इनिशियल बेसिक पे 20,700 रुपये होता है। यह समय और अनुभव के साथ बढ़ता जाता है। समझ रहे हो? जी, तो वहां के कर्मचारी सरकारी ही होते हैं भैया। और वैसे ठेके पे सरकार कई सारे काम ठेके पे भी करवाती है। तो आरबीआई में भी कई काम ठेके पे होते होंगे। जैसे सरकारी स्कूलों में भी ठेके पे टीचर भी होते हैं। अब कई जगह उनके संस्थान जैसे जो स्वीपिंग के संस्थान है, मतलब सफाई कर्मचारी, वहां पर भी ठेके पर भी होते हैं। तो इस तरह के रहते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये आपको ऐसे दिखेगा यहाँ पे। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसको देख सकते हैं। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है। भारत का है, मतलब पाकिस्तान का नहीं है या ब्रिटेन का नहीं है। भारत का केंद्रीय बैंक है। समझ रहे हैं? और आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। बैंकों का बैंक मतलब जो दूसरे और बैंक है, जैसे एसबीआई है, हाँ, पंजाब नेशनल बैंक है, कोटेक है, जो प्राइवेट और दूसरे सरकारी और अर्ध सरकारी बैंक हैं, उनका भी बैंक, माने बैंकों का बैंक। आरबीआई भारत में बैंकिंग प्रणाली की विनियमन और राष्ट्रीय मुद्रा के मुद्दे और आपूर्ति के लिए जिम्मेवार है। तो ये सारी की सारी चीजें सब जो है उपलब्ध है, गूगल पे भी उपलब्ध हैं। और इनको आप जो आरबीआई की वेबसाइट है वहां पर भी देख सकते हैं। वहां पर भी इजीली आपको ये सब, उनकी अपनी वेबसाइट पे उसकी हिस्ट्री में जाएंगे तो ये सारी चीजें आपको सब मिल जाएंगी वहां, जो जो मैंने यहाँ अभी आपको पढ़ी हैं। जी। जी सर। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज का मुख्य विषय है कर्ज मुक्ति अभियान, जी। जो साथी जिन जिन लोगों ने आवेदन लगा दिया है, लगाने वाले हैं या हम्म। जेएसएम की ट्रेनिंग में पहुँचने वाले, जी, जी। या कुछ साथी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आवेदन तो लगा दिया, लेकिन वो हम्म। विमुख हो गए क्योंकि जी, उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया। बिल्कुल। पूरे पूरे देश में बहुत सारे संगठन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति पे, जी। बैंकिंग लोन के अवेयरनेस पे, जानकारी पे बहुत सारे लोग इस पे काम कर रहे हैं, संगठन काम कर रहे हैं। तो यस, उन यस। सभी साथियों से मेरा यही अनुरोध है कि सबसे पहले जो आपने आवेदन लगाया है, उसको जो भी आपके लीगल एडवाइज़र हैं या नज़दीक कोर्ट में हैं, जानकार हैं, एक बार उनको पढ़वाइए, जी, उनके संज्ञान में ज़रूर लाइए।
तो बिल्कुल वो आना बताएँगे चाहिए। कि ये जो लीगल जो आवेदन है, ये ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ना कोई ऐसा दस्तावेज़ ऑथेंटिकेटेड है और यस, सबसे बड़ी बात ये है कि जो इसकी ड्राफ्टिंग है, ये कानूनी भाषा में नहीं है। बिल्कुल। इसको लीगल नोटिस नहीं माना जा सकता, तो लीगल नोटिस ना होने की वजह से बैंक वाले इसका जवाब नहीं देते हैं। हाँ, सबसे वो पहली भी बात तो ये है। जी हाँ, वो भी नहीं देते और दूसरा ये कोई आरटीआई-वारटीआई लेके घूमते हैं। भाई अब आरटीआई में आप पूछेंगे कि 1935 में ये बैंक भारत सरकार का था कि नहीं था, वो तो यही बोलेंगे हाँ, प्राइवेट था। 1935 में तो प्राइवेट में ही था ना। ये पूछो कि एक अभी किसके स्वामित्व में है, तो वो लिख के देंगे कि हाँ, अभी भारत सरकार का है। एक आरटीआई और भी है जो जिसमें बताया जा रहा है कि रुपए का मानक क्या है? तो उसमें बराबर हाँ, में लिखा हुआ है 777 मिलीग्राम सोना, हाँ। तो वो फेक पाई गई है, हाँ, वो फेक गलत पाएगी पाया अभी। गया है, अब उस पे अभी तो हो भरोसा ही नहीं नहीं कर सकता है। वो तो जब था सो तब हाँ, था, अब थोड़ी ना है। जी, जी। तीसरा ये है कि जो भी संगठन है, जो भी व्यक्ति इस पे काम कर रहा है, जी। क्या उसका स्वयं का भी कोई आवेदन लगा हुआ है? क्या हाँ, स्वयं का भी कोई लोन वो चल रहा है? वो वो भी नहीं है और और वो एक प्रक्रिया कहाँ तक पहुँची? जी, कितने जी ज़मीन तक पहुँची? और एक ये स्वाभाविक जानकारी सी लेनी बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, और एक स्वाभाविक सी बात है कि अगर अगर ये संभव होता, तो भाई जिनको पता है, जैसे बलहारा जी को ये बात पता है, तो वो तो फिर करोड़ों का लोन ले लेते और फिर नहीं देते, नहीं? हाँ, ये मैंने पॉइंट्स में बोला है ना कि यदि जेएसएम को डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा अभी फ़िलहाल लीड कर रहे हैं क्योंकि और कोई व्यक्ति जेएसएम में नज़र नहीं आ रहा। जी, जी, जी। इसमें ऐसा नहीं है कि निडर इंडिया या डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा ही मुख्य रूप से हैं। हुँ। जब इसका गठन हुआ था जींद से 24 जनवरी जी। 2022 को, तो जी, इसमें जी, बहुत जी। सारे संगठन, बहुत सारे लोग जुड़े थे। लेकिन अभी हुँ। कोई भी नज़र नहीं आ रहा। वो सभी लोग साइड हो चुके हैं या कर दिए हैं, ये तो परमात्मा को ही पता है। नहीं, नहीं, वो हो गए होंगे क्योंकि परंतु उनको धीरे-धीरे समझ में आ गया होगा और फिर हो गए होंगे, नहीं तो बाद में जाके ये फँसेंगे कहीं न कहीं। हाँ, और एक और है तो इस चीज़ का विशेष ध्यान ये रखें। इस जी, जी, ज़रूर और इसका आवेदन नाम नहीं देखो किन्हीं का प्रोफ़ाइल नेम है कि इसका नाम नहीं है। सर जो जिस दिन जो टॉपिक होता है, उस दिन उसी से संबंधित सवाल पूछा करें। ये जो आप सवाल पूछ रहे हैं, ये जब हम लोग यूएलएम के विषय में जिस दिन कोई टॉपिक होगा, तो उस दिन आप पूछें। है ना? आपको बोला है ऊपर लेकिन आप उसका पालन नहीं कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक आपने सुना है, उस पर आपके कोई सवाल हों, कोई कमेंट हो, तो वो करें। तो कोऑपरेट हाँ, करें। जी, बिल्कुल। क्योंकि मिसगाइड न ना न करें, कमेंट्स के जी हाँ, माध्यम से, बिल्कुल सही बात है। यस न नहीं तो और आप यदि क्या कोई है साथी ऐसा कि है आप ध्यान जो भटका रहे हैं ना, जिसका मेरा भी और जिसका औरों का आवेदन भी। जिसका जी। आवेदन लगा है हुँ। और जिसको फ़ायदा मिला है, वो जी, जी। ज़रूर इसमें अपनी जानकारी शेयर करें। वो क्या यस, है, यस। एक-दूसरे की मदद ही करता है, एक-दूसरे का सहयोग ही करता है। यस, यस, यस। तो और जो भी मैंने विषय है, उसी पर ही कंसंट्रेटेड रहें। जी। हाँ, और कुछ साथियों के मैंने नाम लिए, उन साथियों ने इसमें ज़मीनी स्तर पे काम किया है। जी। जैसे एडवोकेट साहिल गोयल हैं, उनसे आप संपर्क करें कि उन्होंने जेएसएम को कर्ज मुक्ति अभियान से क्यों अलग हो गए। जी। जो नरेंद्र विद्यार्थी हैं, उन्होंने बोला कि हमारे पास कोई भी ऑथेंटिकेटेड दस्तावेज़ नहीं है या ये हुँ। आवेदन है, ये मात्र लोगों को जोड़ने का टूल है। जी, जी, जी। ठीक है जी? नहीं और डॉक्टर देवेंद्र हमने बल्हारा जी डॉक्टर हमने देवेंद्र भी बल्हारा जी भी खुद इस चीज़ को हमने भी बोलते हैं कि जी, जी। जो ये आवेदन है, ये तो एक टूल है लोगों को जोड़ने का। आप हाँ, इस वही चीज़ को बात है। समझिए। सॉल्यूशन की बात तो बहुत दूर की है, वो तो कह रहे हैं टूल है। आप जुड़ बिल्कुल, जाइए, इसको बिल्कुल। समझिए, फिर आप कीजिए, कहाँ तक पहुँचते हैं, हुँ। कहाँ तक प्रोसेस होता है, ये तो जी, जी, जी। आपको एक तरह से प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला में आप जुड़ें और फिर हुँ। कोशिश करते रहें। जी, जी, जी। तो और हम लोगों ने भी उनको कई जिनके ऊपर कर्ज था, कई लोगों की एप्लीकेशन वगैरह भेजी, लेकिन उनको ना उन्होंने प्रोसेस किया, ना उनका कोई जवाब दिया हमें। वो पता नहीं कहाँ पड़ी होंगी उनके यहाँ। तो इसका मतलब है कि वो लोग इस मामले में फ्रॉड कर रहे हैं। अब देखो कोई श्री बालाजी प्रॉपर्टी डीलर भीलवाड़ा करके वो कह रहे हैं कि तुम डॉक्टर साहब के लिए लोगों को भड़काना
है, बाकी तुम्हारे से होना जाना कुछ भी नहीं है। तो सर आप डॉक्टर साहब को फ़ोन करें, बलहारा जी को, और उनको बोलें कि भई हमारे यहाँ आके सवालों के जवाब दें। तो यहाँ तो कितने वो तो 10, 20, 50 लोगों को बात करते हैं, हमारे यहाँ तो हज़ारों तक उनकी वीडियो जाएगी, और हज़ारों उनमें से जो भी कोई कर्ज में होंगे, वो सब उनसे जुड़ जाएँगे, सब उनसे ट्राई करेंगे। तो आते क्यों नहीं है? उनको बोलें कि आएँ, या वो चाहते नहीं है कि उनकी बात लोगों तक पहुँचे? क्या आपने गूगल में और लोगों को उपरोक्त भी सवाल इनवाइट पूछे, किया है पूछ तो इसमें लिया। जो जेएसएम से जुड़े हुए हैं, जनता सरकार मोर्चा से जुड़े हुए हैं, क्या और लोगों को भी अप्रोच किया है क्या आपने? जैसे मैंने कुछ हाँ, नाम लिए थे, जैसे घनश्याम वर्मा हैं, सुनील नहीं शर्मा उनका हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास नहीं है। अगर आप हमें उनका कॉन्टैक्ट नंबर भेज दोगे, तो हम लोग उनको भी कॉन्टैक्ट कर लेंगे। जी, बलहारा जी का ही नंबर था, तो उन्हीं को ही हमने बार-बार कॉन्टैक्ट किया। और हमारे यहाँ बाकी जो आए वो हमारी जो कॉल थी कि भई चलो वो नहीं आ रहे हैं, तो और कोई उनके समर्थक हों, उनके पास कोई जानकारी हो, वो भी आ सकते हैं। तो 4-6 लोग अब तक आए, लेकिन उनके पास कोई जानकारी होती नहीं थी। ठीक है। हुँ। उनसे अच्छी जानकारी तो आपने ज़्यादा ठीक से दे दी है। एक्चुअली मैंने जानकारी इकट्ठी की है और कम शब्दों में वो जानकारी इस मंच के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से रखी है। जी, जिस जी, जी। साथी को जो भी जानकारी लिखित रूप में, डॉक्यूमेंट के रूप में चाहिए, वो संपर्क कर सकते हैं। हाँ, अब देखो ये विशाल सिंह जी हैं, कह रहे हैं कि दोनों मंदबुद्धि हैं। अब बताओ, अब मंदबुद्धि लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है कि भाई वो अ, कोई कोई विषय पे चर्चा करें, कोई विषय पे चर्चा मंदबुद्धि लोग करते हैं कि विद्वान लोग करते हैं? विशाल सिंह एक्चुअली जी? में क्या है जी, हुँ, संवाद से समाधान होता है। जी। डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी हैं, है ना? और जी, जो जी, भी जी। इस कर्ज मुक्ति में लोग लगे हुए हैं, वो जी, जी, संवाद करेंगे तो समाधान निकलेगा। तो हमारा बिल्कुल। आपका प्रयास यही है इस वीडियो के माध्यम से, और ये एक लाइव वीडियो है, इसमें कोई एडिटिंग नहीं हो सकती। ना कुछ नहीं, लाइव है और ये हमेशा ऐसे ही पड़ा रहेगा। अखंड हिंद हाँ, फौज वो कह रहे हैं कि जेएसएम ने आज तक कोई भी कानूनी दस्तावेज सार्वजनिक रूप से साझा नहीं किया, शायद उनके पास उपलब्ध ही न हो। बिल्कुल, हमने उनको बोला भी था कि आप अगर नहीं भी आ रहे हैं कोई वजह से, तो आप जो बातें कर रहे हैं वीडियोस वगैरह में, तो उससे संबंधित जितने भी प्रूफ और दस्तावेज हो वही हमें भेज दो, वो भी हम दिखा देंगे। हमें उन्होंने एक सिंगल दस्तावेज आज तक नहीं भेजा है। मतलब जो झूठे दस्तावेज भी थे वो भी नहीं भेजे हैं, डर के मारे कि कहीं हम उनको चेक कर लेंगे और लोगों को बता देंगे कि ये तो गलत है। ठीक बात है। हम्म, तो वो ऐसे लोगों से बचते हैं जो उनकी पोल खोल सकते हैं। रविंद्र कोई नेगी जी बात कह नहीं, रहे हैं कि कितने लोगों से बचेंगे? एक बात बताइए, कितने लोगों से हाँ, बचेंगे? यस यस, काट की देश में हांडी है, हज़ारों बहुत लोग दिन तो तक होंगे, थोड़ी चलती है। हाँ बिल्कुल होंगे, बहुत वो है ही। हज़ारों लोग तो कम से कम होंगे। जी जी, जब कोई बात फेमस होने लगती है तब फिर मेन मीडिया ही उस बात की छानबीन करके रखने लग जाता है। बिल्कुल। रविंद्र नेगी जी कह रहे हैं विपक्ष की किसी उभरती राजनीतिक पार्टी